अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन सस्पेंशन के रिमेनिंग टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि केमिस्ट जो होते हैं वो मैटर को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। एक टाइप को कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को कहते हैं मिक्सचर्स। इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये था कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं। साथ में प्योर सब्सटेंसेस की खुसूसियात ये होती हैं कि या तो वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बनते हैं जिनको एलिमेंट्स कहा जाता है, या वो 2-3 एलिमेंट्स के यानी कि अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और वो एटम्स के दरमियान उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी केमिकल बॉन्डिंग की वजह से वजूद में आता है। तो जब 2-3 एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड होकर के बनते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंपाउंड कहते हैं। वरना अदरवाइज अगर सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस हों जो कि किसी एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने हैं तो उनके लिए वर्ड एलिमेंट्स का यूज़ होता है। इसी तरह सब्सटेंसेस की या मैटर की जो दूसरी टाइप थी उनको हम मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स ऐसे केमिकल कंपोजिट्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपस में बिना केमिकली जुड़े यानी बिना बॉन्ड बनाए एक दूसरे के साथ एक कंपोजिट स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। यानी कि ये मिल करके कोई एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करते, बल्कि ये आपस में सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। केमिकली बॉन्ड नहीं होते, बस एक ही जगह पर एक साथ मौजूद होते हैं। फिर हमने मिक्सचर्स की 2 टाइप्स बताई थी कि मिक्सचर्स या तो होमोजीनियस होते हैं या फिर हेट्रोजीनियस होते हैं। तो अगर ऐसे आपको मिक्सचर्स नज़र आएँ जो कि दिखते ही उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स आसानी से वाज़ेह हो जाएं और आप उनको सेपरेट कर सकें फिज़िकली, तो ऐसे तमाम मिक्सचर्स को हम जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं कि ये इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है और इनके कंपोनेंट साफ नज़र आ रहे हैं और इनको सेपरेट फिज़िकली ईजिली किया जा सकता है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो बज़ाहिर दिखने से उनके कंपोजिट्स अलग अलग नज़र नहीं आते। जैसे पानी में चीनी डिज़ोल्व कर देंगे तो आपको दिखने से तो नहीं पता चलेगा इसमें चीनी भी साथ में है पानी के, या नमक है पानी के अंदर। तो ऐसे मिक्सचर्स को जो कि दिखने से एक सिंपल आइडेंटिटी रखें, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखें, तो उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि मिक्सचर्स हमारे पास मैटर की तीनों स्टेट्स के दरमियान, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान बनते हैं और ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होकर के 9 अलग अलग किस्म के मिक्सचर्स बना सकती हैं। तो जनाब, मिक्सचर्स हमारे पास सॉलिड्स के कॉम्बिनेशंस में भी होते हैं, गैसेस के कॉम्बिनेशंस में भी होते हैं और सॉलिड लिक्विड और लिक्विड के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जिसकी मिसाल हमने आपको एलॉयज़ की सूरत में दी थी, मिनरल्स की सूरत में दी थी, हमने इमल्जन्स की सूरत में दी थी और कॉलोइड्स की सूरत में दी थी। आगे चल करके इंशाल्लाह आज के चैप्टर में हम आज के टॉपिक्स में इन्हीं सारे एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के दरमियान। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कहलाता है सॉल्यूट और एक कहलाता है सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी दिखने से उसके कंपोनेंट्स आसानी से वाज़ेह नहीं होते। किसी भी सब्सटेंस के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर जो मेजर पार्ट होता है यानी जो क्वांटिटी ज़्यादा तादाद में होती है उसको हम जो है सॉल्वेंट का वर्ड देते हैं और जो कम क्वांटिटी में जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसको हम सॉल्यूट का वर्ड देते हैं। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होता है इस कंसेप्ट को हमने कहा था कि ये सॉल्युबिलिटी कहलाता है। और सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर हम सॉल्यूशन को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को यानी कि कोई भी सॉल्यूट जो है वो कितना सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ये कंसेप्ट जो सॉल्युबिलिटी का होता है ये कंसंट्रेशन के नाम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कंसंट्रेशन का भी यही मतलब होता है कि किसी भी सॉल्वेंट पार्ट के अंदर सॉल्यूट के कितने हिस्से मौजूद हैं उस सॉल्यूशन के, तो वो उसकी कंसंट्रेशन भी कहलाती है। फिर सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन के बिहाफ पर सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स होती हैं। या तो आया कंसंट्रेशन के एतबार से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, या सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी जो होती है वो सॉल्यूट की डिसॉल्व हुई हुई होती है। यानी सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर अभी और कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसने अपनी सॉल्यूट ने की मैक्सिमम कैपेसिटी डिसॉल्व कर ली हो, यानी सॉल्वेंट यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है वो उतना सॉल्यूट उसमें मौजूद हो और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी मौजूद हो तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर अपनी सलाहियत के एतबार से एक फिक्स वॉल्यूम में मैक्सिमम सॉल्यूट ऑलरेडी डिज़ोल्व कर चुके होते हैं। अब अगर आप उस सॉल्यूशन को और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व करेंगे तो मतलब प्रोवाइड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। फिर अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, यानी कि उसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से वो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सॉल्वेंट में, उसको डिज़ोल्व कर लेगा। तो अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर सॉल्वेंट में उसकी जो जनरल कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। तो जनरल कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होने की वजह से ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी मिसाल हमने शीरे की दी थी कि आप शीरा जो देखते हैं तो शीरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें लिक्विड पार्ट कम होता है और सॉल्यूट पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस नज़र आता है, गाढ़ा नज़र आता है और चिपचिपा नज़र आता है। और जब वो सूख जाता है तो कैसी पापड़ी सी लेयर जम जाती है। तो वो पापड़ी सी जो लेयर जमती है वो असल में क्रिस्टलाइजेशन होती है शुगर के पार्टिकल्स की। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मदद से आप खूबसूरत से क्रिस्टल्स बना सकते हैं। और यहाँ से हमने आपको एक प्रोसेस डिफाइन किया था जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रिसिपिटेट होकर के, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाए और सिर्फ सॉल्यूट रिमेनिंग में बचे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो वो आपस में मिलकर के क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी क्रिस्टल्स बनने का अमल। फिर हमने बताया था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में डिज़ोल्व होने की, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है सलाहियत। टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से इनके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आज हम यहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से मुख्तलिफ फैक्टर्स जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप गर्म पानी के अंदर चीनी को यानी शरबत बनाना हो तो थोड़ा सा अगर आप जो है गर्म पानी या नॉर्मल वाटर ले लें और उसमें अगर चीनी को डिज़ोल्व करें तो वो ज़रा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ठंडा पानी लेकर के उसमें चीनी डाल करके उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी आसानी से डिज़ोल्व नहीं होती, काफ़ी टाइम लेती है। तो इससे हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनको अगर सॉलिड सॉल्यूट हो और उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना हो तो बेहतर है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए। जनरली नॉर्मल टेम्परेचर या इंक्रीज टेम्परेचर पर सॉल्यूट ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर आप ठंडे पानी में चीनी डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ 179 ग्राम्स होती है पर 100 ml। लेकिन अगर इसी 100 ml वाटर का टेम्परेचर आप बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएं, 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो नॉर्मली इसमें 3 टाइम ज़्यादा यानी कि 487 ग्राम जो है शुगर डिज़ोल्व की जा सकती है बहुत ही आसानी से। तो इससे हमने ये सीखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि हीट एब्जॉर्ब करके वो मेल्ट होने लगते हैं, तो सॉलिड्स ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं लिक्विड्स के अंदर। लेकिन यही फ़र्क उल्टा होता है गैसेस के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक लें तो कोल्ड ड्रिंक में ऑब्जर्व करें कि वो उसके अंदर जो गैसेस होती हैं, अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा हीटअप करना शुरू करेंगे तो उसमें से बबल्स बहुत तेज़ी से निकलेंगे। तो गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड के अंदर हाई टेम्परेचर में ईजिली डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि उनका अपोजिट रिएक्शन होता है। वो लो टेम्परेचर्स के ऊपर बहुत अच्छे से और ईजिली डिज़ोल्व हो सकती हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो बबल आउट करके लिक्विड में से बाहर निकल जाती हैं। तो टेम्परेचर का सॉलिड्स पर पॉजिटिव असर होता है। इंक्रीज टेम्परेचर से सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में से डिज़ोल्व होने के बजाय सेपरेट आउट हो जाएगी, वो बबल आउट हो जाएगी। तो अगर आप पानी को कभी बॉईल करने के लिए रखें तो ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि पानी के अंदर से जब जैसे आप उसको हीटअप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ बबल्स आपको जो है ना बाहर उबलने से पहले ही जो है एक एक दो दो करके ना कुछ बबल्स होते हैं जो कि नज़र आते हैं बबल आउट होते हुए। तो वो जो बबल्स होते हैं वो एक्चुअली वो गैसेस होती हैं जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, वो एयर होती है। और फिर वो एयर जो होती है वो जैसे ही हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो वो जो है पानी के अंदर से बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाती है। अब दूसरी चीज़ जो कि सॉल्युबिलिटी पर असर डालती है वो है प्रेशर। प्रेशर सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पे तो कोई ख़ास असर नहीं डालता ज़्यादा, लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर उसका बहुत ही ज़्यादा मेजरेबल इफेक्ट होता है। प्रेशर क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है, जो दबाव उसके ऊपर महसूस होता है, उसको हम प्रेशर कहते हैं।
तो प्रेशर लिक्विड्स और सॉलिड्स के ऊपर इतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को मेजरेबल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, अलबत्ता गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ठंडा मीठा मज़ेदार शरबत आपके सामने इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल है। अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लें तो आप जैसे ही उस कोल्ड ड्रिंक के कैप को ओपन करते हैं तो वो एक जो है एक बर्स्ट साउंड के साथ ओपन होता है, पॉप साउंड आती है भूम करके। तो वो क्या होता है, उसके अंदर गैस होती है जो कि उसमें से बाहर निकलती है। अब आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप जो है उन गैसेस को, अगर आप बोतल को बहुत ज़्यादा शेक करके खोलेंगे तो फिर एकदम से बहुत सारी गैस बाहर निकल आती है और लिक्विड भी बहुत सारा बाहर गिर जाता है। और अगर नॉर्मली तमीज़ से खोलेंगे तो सिर्फ गैस ही बाहर निकलेगी। तो वो गैस जब बाहर निकलती है तो वो इसलिए निकलती है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। और जब इनको पैक किया जाता है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहलाते हैं। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, जिसकी वजह से इनका एक जो है फिजी सा टेस्ट आता है। और ये जो बबलिंग हो रही होती है इसके अंदर, ये सारी की सारी कार्बोनेट की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो ये जो कार्बोनिक ड्रिंक्स होते हैं, इनके अंदर ये गैस बहुत हाई प्रेशर में डिजॉल्व की जाती है, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। यही चीज़ ऑब्जर्व करी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हेनरी, और उसने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया था कि किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी उसके ऊपर गैस के ऊपर अप्लाई किए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक अगर आप उसका कैप ओपन करके छोड़ दें और आप उसको कुछ दिन बाद, एक आध दिन बाद पिएं, तो आपको उसका टेस्ट अजीब सा लगता है। वो टेस्ट इसलिए अजीब सा होता है क्योंकि बॉटल ओपन होने के बाद उसका प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो चुका होता है। तो अब जो गैस उसके अंदर डिजॉल्व हुई होती है वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्केप आउट हो रही होती है। तो लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो ओपन करने के फ़ौरन बाद अगर आप ठंडा ठंडा सर्व कर लें तो आपको उसका कार्बोनेट का जायका मिलेगा, मज़ा आएगा। वरना अदरवाइज़ आप एक दो दिन रख करके उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बहुत अजीब सा टेस्ट लगेगा। वो अजीब सा टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसको फ्लेवर देने के लिए जो गैस उसमें होती है वो सारी स्केप आउट हो जाती है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सॉल्युबिलिटी को मुतासर करती है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनकी आपस में बहुत अच्छे से बनती है और वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप पानी में 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के देख लें, 1 चम्मच ऑयल डाल दें और उसको अच्छी तरह शेक करें, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, जितनी भी कम क्वांटिटी में डालें ऑयल पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, वो अलग से ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा आपको। तो वो इसलिए क्योंकि पानी जो होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक नहीं, वो एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है, और जो हमारे पास ऑयल होता है वो एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो दोनों के अंदर पोलैरिटी नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान कोई डिजॉल्विंग कैपेबिलिटी जनरेट नहीं होती। तो उसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का सेम होना, यानी कि उनके दरमियान सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग का होना या सेम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के होने से भी सॉल्यूशन बनने या ना बनने पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर सेम टाइप की उनके अंदर पोलराइजेशन होगी कि जैसे कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड है या पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट ही को डिसॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से एक नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी भी दूसरे नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कि ये किस में डिसॉल्व होती है ये जानना हो तो आपको उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में या उसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे हाथ जो है खाने के बाद चिकनाई की वजह से जो है थोड़े से चिपचिपे चिकने से हो जाते हैं, तो हम जब पानी से हाथ धोते हैं तो वो साफ़ नहीं होते। वरना नॉर्मल तौर पर अगर हमारे हाथ डस्ट वगैरह से गंदे हों तो हम पानी से धोते हैं, साफ़ हो जाते हैं। लेकिन चिकनाई के इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जो कंपाउंड्स हैं उन दोनों के दरमियान पोलैरिटी का डिफरेंस है। तो लिहाजा साबुन हम यूज़ करते हैं, तो जब साबुन यूज़ करते हैं तो साबुन से हमारे हाथ एकदम साफ़ हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात, आपके हाथ पर अगर पेंट गिर जाए, वो ऑयल पेंट लग जाए आपके हाथ पे, ठीक है ना, तो ऑयल पेंट आपके हाथ पे साबुन से साफ़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑयल पेंट की साबुन की आपस में बनती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को डिसॉल्व करने की सलाहियत नहीं रखते। तो लिहाजा आपको अपने हाथ से अगर पेंट रिमूव करना है तो फिर उसके लिए ना पानी ना साबुन, उसके लिए आपको किसी न किसी सेम उसी जैसे स्ट्रक्चर वाले सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पेट्रोल से अगर आप अपने हाथ धोते हैं, डीजल से हाथ धोते हैं या स्पिरिट जो होता है उससे धोते हैं, तो वो जो है मिट्टी के तेल से आपके हाथ साफ़ हो जाते हैं।
तो वो उसको डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। तो सॉल्युबिलिटी पे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके दरमियान किस किस्म की जो है आयोनिक बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है, इससे भी उनकी डिज़ोल्विंग पर असर पड़ता है। या तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे जैसे कि यहाँ राइट एंड लेफ्ट बॉटल्स में नज़र आ रहा है, या वो डिज़ोल्व नहीं होंगे जैसे मिडिल में नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन की ताकत को। अब ताकत का अंदाज़ा कैसे करेंगे? इंसानों की ताकत का अंदाज़ा कराना हो तो आप रेसलिंग करा लेते हैं, कुश्ती या कबड्डी हो जाती है। अब सॉल्यूशन के दरमियान भी क्या कुश्ती और कबड्डी कराएंगे? यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सेम वही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सॉल्यूट कितना ज़्यादा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, इस सलाहियत को कहते हैं। कुछ सॉल्यूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डिज़ोल्व कर सकते हैं, कुछ कम डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ कंसेप्ट क्रिएट करती है कंसंट्रेशन का, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको जो सैंपल दिया गया है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। इसी कंसेप्ट को हम स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर आपको मैं शरबत देता हूँ और उस शरबत को आप पीने के बाद कहते हैं बेइंतहा मीठा है, तो बेइंतहा का मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर ऐसा सॉल्यूशन देता हूँ जिसके अंदर आपकी जो है चीनी ना होने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये फीका है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो यही कंसंट्रेशन का कंसेप्ट केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं किसी ख़ास स्पेसिफिक वे में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 4 कंसेप्ट यूज़ होते हैं। पहला कंसेप्ट है मोलैरिटी। अगर आप किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान सॉल्युबिलिटी को मेजर कर रहे हैं लीटर्स के अंदर, कि जैसे आपने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया और उसमें आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो आप उस वक्त तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। और सॉल्यूट को ऐड करते वक्त उसका आप वेट मेजर कर रहे होंगे कि आपने कितना सॉल्यूट उसमें ऐड किया है। तो कितना सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो सकता है, इस कंसेप्ट को मोलैरिटी कहते हैं। अगर आप लीटर की जगह, क्योंकि लीटर एक मेजरिंग यूनिट है जो कि एक वॉल्यूमेट्रिक यूनिट है, अगर आप इसकी जगह सॉल्वेंट को भी वज़न में यानी कि ग्राम्स में यूज़ करें, सॉल्यूट को भी आप यूज़ करें वज़न के अंदर, तो ये 1000 ग्राम अगर आप यूनिट चेंज कर देते हैं तो वो मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये दोनों कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनकी क्वांटिटी के यूनिट का फ़र्क है। कि अगर आप किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान डिज़ोल्विंग रेशो को लीटर्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मोलैरिटी है। अगर आप उसको 1000 ग्राम्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं और फिर देखते हैं उसमें कितना सॉल्यूट ग्राम्स में डिज़ोल्व होता है, तो फिर ये कंसेप्ट मोलैलिटी कहलाएगा। अगर आप यही स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं मोल्स की मदद से, तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल्स हमारे पास साइंटिस्ट का एक समझ लें कि जैसे ज़ुबैदा आपा जब किसी चीज़ की कुकिंग की रेसिपी बताती हैं तो वो उसकी एक क्वांटिटी बताती हैं कि ये चीज़ इसमें तुम्हें अगर मसाला डालना है तो बेटा ये 2 चम्मच डालना है। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि बस मसाला डाल दो तो मुट्ठी भर के डाल दिया आपने। तो हर चीज़ को एक ख़ास क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। तो साइंटिस्ट के यहाँ मेजरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज़ होता है वो होता है मोल। तो जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटीज़ को मोल में लें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी मोल्स में डिफाइन होगा। फर्ज करें कि आप जो है एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें 2 मोल्स लिए हैं आपने सॉल्ट के और 10 मोल्स लिए हैं आपने सॉल्वेंट के। तो जो सॉल्ट है हमारा वो सॉल्यूट है, 2 मोल्स उसके और 10 मोल्स हमारे पास सॉल्वेंट वाटर के। तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा उसके अंदर होंगे 12 मोल्स। क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक चीज़ें जब आपस में केमिकल्स ऐड होते हैं वो डिस्ट्रॉय थोड़ी ना होते और ना ही वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 2 चम्मच आपने ये लिया, 10 चम्मच लिया और जा करके ना धमाका हुआ और उसमें से 15 चम्मच हो गए सॉल्यूशन के। तो आपके पास सॉल्यूशन के टोटल मोल्स 12 रहेंगे। अब मोल फ्रैक्शन जो आप कैलकुलेट करते हैं तो वो मोल फ्रैक्शन जो होती है वो एक रेशो होती है कि इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर बाय पार्ट मोल्स कितने शामिल हैं सॉल्ट के। तो अगर आप इसको रेशो यानी कि कंपेयर करें कि सॉल्ट के मोल्स 2 हैं और सॉल्यूशन टोटल 12 मोल्स का है, तो इसका मतलब 0.16 पार्ट जो है वो बाय मोल्स इसमें सॉल्यूट का है।
इसी तरीके से आपने सॉल्वेंट की भी मोल फ्रैक्शन निकाल ली कि सॉल्वेंट मैंने 10 मोल्स यूज़ किया था और पूरे सॉल्यूशन जो है वो टोटल 12 मोल्स का है, तो उसका मतलब 0.83 पार्ट्स जो हैं हमारे पास वो मोल्स मौजूद हैं वाटर के। तो दिखने से लग रहा है 0.83 एक बिग वैल्यू है और 0.16 एक स्मॉलर वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट के पार्ट्स 8 टाइम्स हैं, तो हमारे पास सॉल्ट के पार्ट्स 0.16 टाइम्स है, तो यानी कि सॉल्ट कम है और हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर ज़्यादा है। उसके बाद हमारा अगला अब जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही दिलचस्प और मज़े की हैं और हमारे आसपास डेली लाइफ में वो चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, कभी हम गौर नहीं करते। तो अब अगला कंसेप्ट है हमारे पास सस्पेंशन का। सस्पेंशन भी एक मिक्सचर है, मगर ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल जैसे बताया कि उसके अंदर के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो विजिबली नज़र आ रहे होते हैं और आप जो है उनको देख सकते हैं आसानी से। तो सस्पेंशन भी जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में इंटरमिक्स हुए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे नीचे देखें, एक खूबसूरत सा जो है ये ग्लोब रखा हुआ है ये, और ये इसके अंदर आपको वाइट कलर के पार्टिकल्स जो है नज़र आ रहे हैं और ये किसी लिक्विड पार्ट के अंदर, किसी ऑयल, ग्लिसरीन या वाटर के अंदर ये सस्पेंडेड है। तो जैसे ही आप इस खिलौने को शेक करते हैं तो ये पूरा जो है ना आपस में बिखर जाते हैं, ये पूरे फैल जाते हैं। और आप इसे रख करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे पास मिक्सचर जिसके अंदर ये पार्टिकल्स किसी लिक्विड मैकेनिज्म में सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड हुए हों और उनको आप शेक करें तो वो दोनों आपस में इंटरमिक्स्ड होकर नज़र आ जाएं, आपको सॉलिड पार्टिकल्स आपको साफ नज़र आ रहे हों, लिक्विड पार्टिकल भी साथ नज़र आ रहे हों, तो वो जो है आपका सस्पेंशन कहलाता है। चूँकि ये मिक्सचर है तो कभी भी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सस्पेंशन थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स आपस में सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉलिड नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड ऊपर तैरता रहेगा, तो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। इसी तरीके से हमारे पास सस्पेंशन की तरह एक और जो हमारे पास मिसाल है सस्पेंशन की वो है स्मोक। तो स्मोक भी जो होता है वो सस्पेंशन की तरह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स किसी लिक्विड मैकेनिज्म की बजाय गैस के साथ मिक्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो स्मोक है, स्मोक इस धुएं को कहते हैं, ये जो काला सा धुआं है, ये नीचे यहाँ पर कुछ झाड़ियों में आग लग गई है और ये जो बेचारे फायर फाइटर्स हैं ये कह रहे हैं कि वाह ज़बरदस्त, इसको बुझाना है अब। तो ये जो आग लगी है तो उसमें आपके पास बर्निंग की वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आसपास हवा में मौजूद पार्टिकल्स के साथ, गैस पार्टिकल्स के साथ मिल करके काले कलर का सूट जिसे कहते हैं वो एक धुआं, या स्मोक जिसे कहते हैं वो धुआं फॉर्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल काले पार्टिकल्स जमा करके आप, जैसे वो जो काजल बनता है तो वो भी तो ऐसे ही बनता है कि उसमें जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं वो कोई तेल वेल जलाते हैं या घी जलाते हैं और उसके जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं उनको कार्बन को जमा करके वो प्योर कार्बन होता है, फिर वो लगाया जाता है आंखों में। तो स्मोक जो है हमारे पास ये एक सस्पेंशन की मिसाल है और इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैस के साथ आपस में सस्पेंडेड होते हैं, मिक्स होते हैं। अगर आप इसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कोई मूवमेंट नहीं देंगे, तो ये सॉलिड पार्टिकल सेटल्ड आउट हो जाएंगे। जैसे अक्सर जो पॉल्यूटेड शहर होते हैं वहाँ अगर आप कहीं किसी जो है ब्रिज के आसपास से गुजरें तो जहाँ सफाई नहीं होती तो आप ज़रा गौर किया करें, या जहाँ कचरा जलाया जाता है वहाँ गौर किया करें, आसपास दीवारें काली हो रही होती हैं। तो वो जो काली हो रही होती हैं वो इसी स्मोक के पार्टिकल्स के सेटल डाउन होने की वजह से होती हैं। अब अगला हमारे पास जो मिक्सचर की मिसाल है बड़ी ज़बरदस्त, वो है मड की। मड एक ऐसा हमारे पास मिक्सचर होता है जिसके अंदर मडी वाटर, यानी कि ये भी सस्पेंशन है हमारे पास। तो कीचड़ जो मड है हमारी, उसके अंदर हमारे पास मट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हुए हुए होते हैं, इंटरमिक्स हुए हुए होते हैं और बच्चे कीचड़ में खेल के काफ़ी खूबसूरत से हो जाते हैं और घर में जाकर के उनकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। तो खैर जनाब, तो ये जो मड है हमारे पास ये भी एक सस्पेंशन की मिसाल है जो कि पानी, मट्टी और जो है बारीक बारीक पार्टिकल जो मट्टी में होते हैं सिल्ट और क्ले के, उसकी वजह से वजूद में आती है। और थोड़ी देर बाद अगर आप धूप में बैठे रहे, सूख जाए, तो आप देखिएगा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मट्टी बचेगी। अब हमारे पास अगली जो कंसेप्ट है मिक्सचर्स में वो है कॉलोइड्स का।
कॉलोइड्स जो होते हैं वो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में सस्पेंशन से डिफरेंट होते हैं। कॉलोइड्स सस्पेंशन की मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताई कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड या गैस में तैर रहे होते हैं, और उनको अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए, यानी कि उनको छेड़ा ना जाए, तंग ना किया जाए, वाइब्रेट ना किया जाए, तो वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होकर के दोनों अलग अलग बैठ जाएंगे। और अगर उनको शेक आउट किया जाएगा तो वो दोबारा से सस्पेंशन जो होता है वो एक इंटरमिक्सचर के तौर पे आपको अलग अलग पार्टिकल्स का नज़र आ रहा होगा। जबकि कॉलोइड्स जो होते हैं वो ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है जिनके अंदर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। तो कॉलोइड हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसके अंदर हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं या जो हमारे पास सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं एक मिक्सचर के कंपोनेंट सॉल्यूट के, वो सॉल्वेंट के साथ आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जस्ट लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक फाइनली कंपोजिशन में स्प्रेड होता है और इसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। जिसकी मिसाल जो है हमारे पास ये सामने जो फायर फाइटर बेचारा ये जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक स्पेशल केमिकल यूज़ कर रहा है जिसको हम फोम कहते हैं। तो फोम जो होता है वो एक कॉलोइड की मिसाल है जिसके अंदर हमारे पास गैस पार्टिकल्स एक लिक्विड मीडियम के अंदर बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये इस फोम की मदद से गैस को इसको आग को बुझाने में जो है काफ़ी मदद मिल जाती है। नॉर्मली तौर पर भी अगर आप कोई फोम इस्तेमाल करते हैं या जो शेविंग फोम होता है या जो क्रीम वगैरह होती हैं, तो वो भी क्या होते हैं, कॉलोइड्स होते हैं। उसमें दो पार्टिकल्स का आपस का मिक्सचर होता है और दोनों जो है आप उसको कितनी भी देर रख दें तो वो सेटल डाउन होकर के अपना स्ट्रक्चर ख़राब नहीं करेंगे, यानी उसके कंपोनेंट्स आपस में सेटल डाउन नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास कॉलोइड्स के बाद जो अगली मिसाल है हमारे पास, जो अगली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है इमल्शंस के बारे में। तो इमल्शन जो होता है वो एक ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन होता है जो कि कॉलोइड्स की मिसाल होती है, जिसके अंदर दो लिक्विड्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उन दोनों लिक्विड्स के दरमियान जो होते हैं मिक्स होने की सलाहियत नहीं होती। तो इमल्शन की मिसाल से समझाता हूँ आपको। इमल्शन जो होता है, जैसे हमारे पास जो पेंट्स होते हैं तो उनमें मुख्तलिफ पेंट्स में आप चेक कीजिएगा उनमें वर्ड यूज़ होता है इमल्शन का। तो वो जो इमल्शन का मतलब होता है कि वो जो पेंट होता है वो 2-3 अलग अलग कंपोनेंट से, कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, और वो कंपाउंड्स जनरली तौर पे तो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, लेकिन वो उस इमल्शन पेंट के अंदर वो एक ऐसा कोई बाइंडर कंपाउंड यूज़ करते हैं जिससे वो आपस में एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, वो सिर्फ फैले हुए होते हैं। तो अगर कोई पेंट अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक रखा हुआ छोड़ दें कोई पेंट का डब्बा, तो उसमें से अगर आप उठा करके देखेंगे ना तो पेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिल वो पेंट का कलर तो वैसे ही नज़र आएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो एक कॉलोइडल सस्पेंशन होता है, इमल्शन होता है कि उसमें पार्टिकल्स आपस में सेटल डाउन नहीं होते। तो जब हम दीवारों पे पेंट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि उसमें से जो एक कंपोनेंट का जो कलर है वो नीचे बैठ जाए, दूसरा कलर ऊपर ही ग्रेडियंट बना दे। तो हमारे पास सारे पूरी दीवार पर एक सा यूनिफॉर्म कलर आता है, और जो कलर होता है ना वो एक मिक्सचर होता है, वो एक इमल्शन मिक्सचर होता है 2-3 अलग अलग कंपोनेंट्स का। ज़्यादातर जो ऑयल पेंट्स हमारे पास बनाए जाते हैं वो ऑयल पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटरमिक्स करके इमल्शंस क्रिएट किए जाते हैं। तो ये मिसाल होती है इमल्शंस की। तो सस्पेंशन, कॉलोइड्स, इमल्शन, ये सारे के सारे हमारे पास मिक्सचर्स की मिसाल हैं। तो यहाँ इस टॉपिक के साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक था इमल्शन का, हमारा इस चैप्टर का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।